फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स को करते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ हैं जिसमें कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑपरेशंस की है। हमारे सब्सक्राइबर्स से हमें फीडबैक मिलता है जिसके बेसिस पे हम कंटेंट एंड सब्जेक्ट डेवलप करते हैं। रिसेंटली हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने कुछ नए मॉड्यूल्स भी सजेस्ट किए हैं जिसमें से उन्होंने कहा है कि आप बिजनेस लॉ, डिसीजन साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर भी मॉड्यूल्स बनाइए। तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं एंड कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसके ऊपर भी हम कंटेंट को लेके आएँ। आज की हमारी जो वीडियो है दोस्तों, वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट ऑलरेडी आ चुका है, 7 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के तीनों लेवल्स, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल को डिटेल में पढ़ चुके हैं। सब पे तीन चार वीडियोस हमने की। तो पिछली 7-8 वीडियोस में आपने देखा था हमने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना सीखा था। अब देखिए, आपने स्ट्रैटेजी बना ली, बट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो किस काम की? मतलब है वही है ना कि आपने चीज़ें करके रखी हैं बट उसको अगर लागू ना किया जाए। इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। अब सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी बनाती है, वो हो गया फॉर्मुलेशन वाला, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट ना करे तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? तो इसलिए अब जो मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं और अगली 3 वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे, उसमें हम जानेंगे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया कैसे जाता है। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर आज पहली वीडियो है, तो इसलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का नाम मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड चॉइसेस रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्ट्रैटेजिक प्लान। तो आपने एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज और चॉइसेस को करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हु, व्हाट एंड हाउ। उसको देखते हैं। हु आर द पीपल टू कैरी आउट द स्ट्रैटेजिक प्लान। सबसे पहले कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब इम्प्लीमेंट करने वाले लोग आपके पास स्ट्रॉन्ग हो। तो हु बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए कंपनीज में इस तरीके के स्ट्रैटेजिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर ऐसे बंदों को रखा जाता है जो स्ट्रैटेजी में स्ट्रॉन्ग हो, जो इम्प्लीमेंट अच्छी कर सकें उसे। पॉलिसी वही, फिर से वही वाली बात, पॉलिसी को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। दूसरा आता है व्हाट मस्ट बी डन टू अलाइन कंपनी ऑपरेशंस इन द न्यू इंटेंडेड डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसके लिए आपको कंपनी के ऑपरेशंस को चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो वो होता है सेकंड क्वेश्चन जिसमें हम पूछते हैं व्हाट। थर्ड होता है हाउ इज एवरीवन गोइंग टू वर्क टुगेदर टू व्हाट इट इज नीडेड। मतलब सब लोग आपस में इकट्ठा कैसे काम करेंगे ताकि ये चीज़ हो सके। तो इन हु, व्हाट और हाउ, इन 3 क्वेश्चंस को बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है समझना और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन करना। अब आता है 10 कॉमन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स। तो हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की टेक्निक समझे उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और मेनली 10 प्रॉब्लम्स होती हैं मोटा मोटी जो इसमें आ सकती हैं। सबसे पहला, टुक मोर टाइम देन प्लान। तो ये कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे आपकी अब स्टडी प्लान है। अब आपको ने चैप्टर्स को ब्रेक किया, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई, एग्जाम आ रहा है मैं ऐसे ऐसे प्लान करूंगा ऐसे, तो उसमें उस लिमिटेड टाइम, क्योंकि एग्जाम तो उसी डेट में होने वाला है, अगर आप उसमें नहीं ब्रेकअप कर पाते हैं तो आप उसको मिस आउट करेंगे। ऐसे ही कंपनी में भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम लाइन होती है, तो अगर ज़्यादा प्लान लग जाता है तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, अनएंटिसिपेटेड मेजर प्रॉब्लम। कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मैन पावर इशू आ गया, कल को कोई पॉलिसी, आप बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल की तरफ वर्क कर रहे थे, पता लगा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लास्ट 99% काम हो चुका है, सरकार की कोई पॉलिसी चेंज आ गया मेजर, तो जिसको आपने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनइफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, आपकी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब है तो दिक्कत आएगी। कंपीटिंग एक्टिविटीज एंड क्राइसिस क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शंस। कई बार ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए 4 प्रोडक्ट हैं, यार इस प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करना है, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो एक वो लालच कहीं ना कहीं हर बिजनेस में, हर उसमें होता ही है। तो उस केस में कई बार कॉम्पीटिंग एक्टिविटीज़ होती है और आपके पास रिसोर्सेज, चाहे वो मनी हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे कुछ भी हो, वो लिमिटेड होता है, तो कई बार वो आपस में कम्पीट होता है। कंपीटिंग एक्टिविटीज एंड क्राइसिस क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शंस। एम्प्लॉयज विद इनसफिशिएंट कैपेबिलिटीज। कई बार ये होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सेट है उसके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं होती उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी उसमें प्रॉब्लम करता है। लोअर लेवल एम्प्लॉयज वर इनएडिक्वेटली ट्रेंड। देखिए,
आप ये सोचे कि भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, एक्सपीरियंस जो एमबीए की है, इतना वर्क एक्स है, ये तो सिंपल सी चीज़ें समझ में आ गई। बट देखिए हर किसी का जो है एक्यूमेन लेवल, समझने का लेवल, इन काम को करने का लेवल भी अलग होता है। एट द एंड ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट तो ग्राउंड लेवल पे होने वाली है ना, तो आपको उनको भी एडिक्वेट ट्रेन करना है। आप कमाल का सॉफ्टवेयर लेके आ गए जो काम को 3 गुना एफिशिएंट करता है, बट आपकी जो टीम है अगर वो उसमें ट्रेन नहीं होती और सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाती, तो वो नया सॉफ्टवेयर किस काम का। करेक्ट। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जब नई टेक्नोलॉजी आई थी, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आया था, बैंक्स में, सरकारी ऑफिस में कितने लोग थे जो हमारी से एक लेवल ऊपर जनरेशन है जिसको इसमें दिक्कत आई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा उम्र जो है काम में वो एफिशिएंट हैं, उनको फंडे सारे आते हैं, बट उन्होंने मैनुअल वे में उसको किया है। अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और आप उसको ट्रेन उस वे में नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब आजकल देखिए कोविड, हम सब ने जो है कोविड के दौर से गुजरे हैं, 3 वेव्स देखी हैं, तो हमें पता ही है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर आज के टाइम में, पहले इंसान सोचता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट हमने ये भी देखा कि हमें ऐसा टाइम भी हमने देखा है कि जब हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट डे हम घर से बाहर निकल सकते हैं या लॉकडाउन लगा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता। पुअर डिपार्टमेंटल लीडरशिप एंड डायरेक्शन, ओवरऑल लेवल पे आपने विजन क्लियर कर दिया, लेकिन किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लान में अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, मार्केटिंग इन्वॉल्व होगा, फाइनेंस होगा, क्वालिटी होगा, एचआर होगा, तो सब उसमें मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लीडरशिप दिक्कत है, डायरेक्शन नहीं है, तो ओवरऑल प्रॉब्लम आ सकती है। कि इंप्लीमेंटेशन टास्क एंड एक्टिविटीज आर पुअरली डिफाइंड, आपने स्ट्रैटेजी अच्छे से बना ली लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन टास्क एक्टिविटीज हैं उनको ठीक से डिफाइन नहीं किया, मतलब एक वेगनेस रह गई, डाउट्स हैं लोगों के मन में, एम्बिग्विटी है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको प्रॉब्लम फेस होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम इनएडिक्वेटली मॉनिटर्ड एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज मॉनिटर करनी चाहिए, जो आपने सिस्टम मॉनिटरिंग का प्लेस में रखा है, वो ठीक चीज से नहीं कर रहा। जब भी कोई स्ट्रैटेजिक प्लान होता है उसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी जो है रोबस्ट होना चाहिए। डेवलपिंग प्रोग्राम्स, बजट्स एंड प्रोसीजर्स, प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्टिक्स वेयर अ टैक्टिक इज द इंडिविजुअल एक्शन टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन एज एन एलिमेंट ऑफ एफर्ट टू अकम्प्लिश प्लान, उसको प्रोग्राम कहते हैं। मतलब आपको उस प्लान को अकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है उसका एक रोबस्ट प्रोग्राम बनाना, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। पर्पज ऑफ अ प्रोग्राम और अ टैक्टिक इज टू मेक अ स्ट्रैटेजी एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए उस प्रोग्राम को डिफाइन करना होता है, उसके एक एक स्टेप को ढंग से समझना होता है। टाइम टैक्टिक्स, अब टाइम टैक्टिक्स मतलब व्हेन टू compete, कब compete करें। टाइमिंग टैक्टिक डील्स विद व्हेन अ कंपनी में इंप्लीमेंट्स अ स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्ट्रेटजी की, किसी भी प्रोग्राम की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया लेकिन रॉन्ग टाइम पे आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो फायदा नहीं है ना उसका। आपने एक्सीलेंट प्रोडक्ट बनाया, आइसक्रीम का नया फ्लेवर बनाया, और आप उसको करते करते जो है आप मई में करना चाहते थे, अगस्त का महीना आ गया, तो बेटर है उसको एक सीजन तक रोक के रखिए आप, मतलब अगस्त सितंबर में लीन पीरियड में लॉन्च करके क्या करेंगे। करेक्ट। फर्स्ट मूवर, फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखिए हमेशा मिलता है। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए किसी और पे नहीं है, तो आपको मतलब बिक रहा है तो आपका ही बिकेगा, इसलिए टाइमिंग टेक्निक में फर्स्ट मूवर एडवांटेज बड़ा होता है। लेट मूवर मे बी एबल टू इमिटेट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फर्दर कीप रिस्क डाउन बाय वेटिंग अंटिल न्यू इज एस्टैब्लिश्ड एंड टेक एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर नेचुरल इंक्लिनेशन टू इग्नोर मार्केट सेगमेंट। अब ये बड़ा सोच समझ के करना होता है कि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, लेट मूवर। अब आप कहेंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला सर कि फर्स्ट मूवर के लिए एडवांटेज है। देखिए एडवांटेज भी है, रिस्क भी है। आप फर्स्ट मूवर फर्स्ट लेवल पे कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए कि आपको पता ही ना और आपको बहुत नुकसान हो जाए। तो इसलिए लेट मूवर में क्या एडवांटेज होता है कि आप देख चुके होते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर उस चीज़ को लेके आया, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, उसको क्या ओवरकम करना है, तो वो लर्निंग्स आपको बिना एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करे मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं लेट मूवर। मार्केट लोकेशन टैक्टिक्स, वेयर टू compete, मार्केट लोकेशन टैक्टिक डील्स विद वेयर अ कंपनी इंप्लीमेंट्स अ स्ट्रेटजी, तो आपको मार्केट चॉइस बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और उसी को बोलते हैं मार्केट लोकेशन टैक्टिक। ऑफेंसिव टैक्टिक यूजुअली टेक्स प्लेस इन एन एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर्स मार्केट लोकेशन, मतलब वहां पर ऑफेंसिव जा सकते हैं ना, जहां पर हमें पता है कि भाई क्या कहते हैं कि ऑफेंसिव कॉम्पिटिटर की बहुत स्ट्रांग है, उस लोकेशन में हमें ऑफेंसिव जाना है। डिफेंसिव जहां पर हमारा अपना पोजीशन अच्छा है तो उस केस में हम डिफेंसिव खेल सकते हैं। बजट्स एंड प्रोसीजर्स, प्लानिंग अ बजट इज द लास्ट रियल चेक अ कॉर्पोरेशन हैज ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ इट्स सेलेक्टेड स्ट्रेटजी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करना है बट बजट इन प्लेस होना चाहिए।
प्रोसीजर डिटेल द वेरियस एक्टिविटी दैट मस्ट बी कैरिड आउट टू कंप्लीट अ कॉर्पोरेशन प्रोग्राम एंड एसओपीज, इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को शॉर्ट फॉर्म में एसओपी बोलते हैं। तो हर चीज़ की एसओपी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एक और टॉपिक है जो आज की वीडियो में करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है अचीविंग सिनर्जी। सिनर्जी किसे कहते हैं? एग्जिस्ट फॉर अ डिविजनल कॉर्पोरेशन इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन व्हाट द रिटर्न वुड बी ईच डिवीजन फॉर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, उसको सिनर्जी कहते हैं। मतलब मान लीजिए 4 अलग अलग यूनिट है, ए बी सी डी। ए से जो एडवांटेज है, बी से जो है, सी से जो है, डी से है। मान लीजिए चारों को जोड़ के जो है आपको एडवांटेज मिलता है 10 यूनिट। तो सिनर्जी का मतलब ये होगा कि जब चारों इकट्ठा काम करें तो आपको ग्रेटर देन 10 मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं सिनर्जी। 6 फॉर्म्स ऑफ सिनर्जी। पहला शेयर्ड नो हाउ, एक दूसरे से नो हाउ आप वो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको अच्छी आती है, कुछ उसको अच्छी आती है, मिलके यूज़ कीजिए। कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करना। शेयर टेंजिबल रिसोर्सेज, बहुत सारे टेंजिबल रिसोर्स होते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्कोप, आपको स्केल या स्कोप का इसमें वो मिल सकता है। मतलब अकेले आपकी मान लीजिए उतनी यूनिट्स नहीं आ रही। अब छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अलग अलग मार्केट्स एक कंपनी वो करती है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका एमओक्यू 1000 यूनिट है, नॉर्थ रीजन से 400 की डिमांड आई। अब उस केस में क्या होगा, आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो उस केस में आप बाकी रीजन्स में भी देखिए, हो सकता है बाकी तीनों रीजन्स को जोड़ के वो 1000 का एमओक्यू पूरा हो जाए। तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल आपने एक्सप्लोर किया। पूल्ड नेगोशिएटिंग पावर, नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि जुड़ के आप कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगी तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। और न्यू बिजनेस क्रिएशन, एक नया बिजनेस क्रिएट हो रहा है जिसमें कि सिनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के बारे में जाना कि वो क्या होती है, उसकी इनिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप हमारी मेल आईडी meeru.study@gmail.com पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।